नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो बयान सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत के लोकतंत्र को लेकर उनका ये बयान भारत नहीं बल्कि विदेशी जमीन से आया है। इसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी बार बार विदेशी दौरे पर ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे विदेशों में भारत की छवि खराब होती है। आरोप लगातार बीजेपी उन पर लगाती रही है। इसके बाद आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर इसका एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 100 साल पहले वर्ष 1925 में दशहरे पर कुछ खास उद्देश्यों के लिए संघ की स्थापना हुई थी और आज ये एक लंबी यात्रा करते हुए, तमाम उतार चढ़ावों से गुजरते हुए, लगातार अपना विस्तार करते हुए इस मकाम तक पहुंच गया है। आज संघ प्रमुख के उस बयान का भी विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसके बाद आपको विश्व अहिंसा दिवस पर यह बताएंगे कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में महात्मा गांधी के विचार कितने प्रासंगिक हैं। जब पूरी दुनिया तनाव, युद्ध के हालात से गुजर रही है और कई तरह की विस्फोटक स्थितियां बनी हुई हैं, तब गांधी के विचार विश्व शांति के लिए कितने अहम हो जाते हैं। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं भारत में अमीरों की नई सूची के बारे में बताऊंगी, जहां अरबपतियों की संख्या बढ़कर 350 से ज्यादा हो गई है। इस सूची में अरबपति उसे माना जाता है जिसकी संपत्ति 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। शुरुआत करते हैं हम आपको विजयदशमी की अनेकों शुभकामनाएं देकर। हर साल विजयदशमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि अधर्म, असत्य, अत्याचार कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन विजय हमेशा धर्म, सत्य और प्रतिकार की होती है। रावण के पुतलों का दहन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, बल, पौरुष, शक्ति का इस्तेमाल अगर अधर्म के लिए हो तो सालों साल उसे इसी तरह जलाते हुए याद रखा जाता है। इसीलिए विजयदशमी पर हमें खुद से ये प्रण करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में किन आदर्शों पर चलना है। आज इन्हीं विचारों के साथ पूरा देश विजयदशमी का त्योहार मना रहा है। देश के हर शहर में इस त्योहार की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपको कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नया बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने एक बार फिर कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन इसी बयान में उन्होंने चीन की तारीफ भी की है। यह बयान उन्होंने भारत से 15,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में दिया है। राहुल गांधी इस समय ब्राजील और कोलंबिया समेत 4 देशों की यात्रा पर हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई नेताओं से मिलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज के छात्रों से भी उनका एक संवाद होगा। लेकिन राहुल गांधी ने अपने पहले ही संवाद में एक विवाद को जन्म दे दिया। बीजेपी उन्हें घेर रही है। वो दरअसल कोलंबिया की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। यहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत के लोकतंत्र पर खतरा है। देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हर संस्था उनके हिसाब से काम करे। भारत को चाइना से सीखना होगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है। भारत नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पूरे देश में सेंट्रलाइज्ड करप्शन है। सरकार कुछ लोगों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था सौंप देना चाहती है। अब इस बयान को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। इस बयान से सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये उन्होंने विदेशी जमीन से दिया है। ऐसा देखा गया है कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर होते हैं तो उनके बयानों से कोई ना कोई विवाद शुरू हो जाता है। पिछली कुछ विदेशी यात्राओं को अगर आप देखें तो लगभग हर बार राहुल गांधी के साथ एक नया विवाद शुरू हो गया। इस साल अप्रैल में राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए और कहा कि भारत का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। उन्होंने कहा था कि वहां जितने वोट हैं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। मार्च 2023 राहुल गांधी ने लंदन में कुछ ऐसा ही बयान दिया और कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक ढांचे पर लगातार हमले हो रहे हैं। साथ ही कहा कि आज जब भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है तब अमेरिका और यूरोप को इसमें दखल देना चाहिए और भारत के लोकतंत्र को खत्म होने से बचाना चाहिए। राहुल गांधी ने पिछले साल अमेरिका के वर्जीनिया में कहा था कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं।
और इसमें उन्होंने सभी धर्मों को जोड़ लिया। इशारों इशारों में उन्होंने भारत में अपने धर्म का पालन करने की आजादी पर सवाल खड़े किए थे। फरवरी 2023 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और विपक्षी नेताओं की जासूसी हो रही है। मई 2022 उन्होंने लंदन में भारत के राष्ट्र होने पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा था कि भारत एक नेशन ना होकर यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ है। अगस्त 2018 में राहुल गांधी ने ब्रिटेन में कहा था कि भारत में दलित, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को आवाज उठाने पर पीटा जाता है। इससे पहले मार्च 2018 जब उन्होंने सिंगापुर में कहा था कि देश में डर का माहौल है, विविधता की आजादी खतरे में है। इससे पहले सितंबर 2017 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उन्होंने कहा था कि दलित और मुसलमान होने की वजह से लोगों की पीट पीट कर हत्या की जा रही है, देश में बांटने की राजनीति हो रही है। विदेशों में राहुल गांधी के इस तरह के बयानों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके ऐसे बयानों के बाद भी इसी लोकतंत्र ने उनकी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रखा और इसी लोकतंत्र ने उन्हें चुनकर संसद भेजा और आज वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है। राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद, बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं, लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। उनका ये एक आदत हो गई है कि विदेश में जाकर के देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना, ये देश के नागरिक कतई पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आदत हो गई है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है। अब ऐसा एक पैटर्न सा बन गया है, राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं, वो भारत में लोकतंत्र की सेहत पर कुछ बयान देते हैं, कहते हैं लोकतंत्र भारत में खतरे में है, और उसके बाद बीजेपी इसको सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना देती है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ये खतरा कैसे टलेगा? क्या ये खतरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी बार बार चुनाव हार रही है, और क्या कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो लोकतंत्र पर मंडरा रहा ये खतरा टल जाएगा? आज राहुल गांधी भारत के जिस लोकतंत्र को कोस रहे हैं, खतरे में बता रहे हैं, उसी लोकतंत्र में वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन है, और जिस सरकार को वो कोस रहे हैं उस सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस देश की जनता ने एक बार नहीं बल्कि लगातार तीसरी बार चुना है। क्या सियासी रूप से या चुनावी रूप से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को सत्ता से बेदखल ना कर पाने की वजह से आज सारा का सारा जो तवज्जो है वो इस बात पर दे दिया जाता है कि भारत में तो लोकतंत्र ही खतरे में है? इसी लोकतंत्र में उनकी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीट दी, उसे वो अपनी नैतिक जीत बताते हैं, लेकिन वो हर बार भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस समय एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र बनकर उभरा है। अगर हम केवल भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान, गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं, जहां यह स्पष्ट नहीं है कि वहां सरकार शहबाज शरीफ चलाते हैं या सेना प्रमुख आसिम मुनीर चलाता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश जहां पर लोकतांत्रिक ढांचा अराजकता की भेंट चढ़ भी चुका है। ऐसे समय में अगर भारत की जनता एक सरकार को लगातार तीसरी बार चुन रही है तो यकीनन देश के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास है। आज राहुल गांधी को जनता के इस विश्वास पर सवाल उठाना चाहिए क्या? आज से 100 वर्ष पहले विजयादशमी के ही दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कुछ खास उद्देश्यों के लिए की गई थी, जिसमें हिंदू संस्कृति परंपरा की रक्षा, देशवासियों में देशभक्ति की भावना पैदा करना, समाज के हर वर्ग की निस्वार्थ सेवा करना शामिल था। नागपुर में हुए शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इन्हीं उद्देश्यों को फिर से याद दिलाया।
और आज की वैश्विक परिस्थितियों पर संघ के विचार पेश किए। अपने संबोधन में उन्होंने मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर अपने विचार रखे। राष्ट्रीयता पर उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और जिनको हिंदू शब्द से आपत्ति है वो हिंदवी या भारतीय कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इस सब का मतलब एक ही है। अराजकता पर उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में इस वक्त अराजकता है और इसका फायदा बाहरी शक्तियां उठाती हैं, लेकिन भारतीय युवा पीढ़ी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनमें देशभक्ति का भाव है, भारतीय संस्कृति के प्रति आदर है। जेनजी पर उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का उदाहरण देकर कहा कि हिंसा बदलाव लाने का तरीका नहीं, क्योंकि हिंसा से लाए गए परिवर्तन का स्थायित्व नहीं है। संघ के मंच से मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ पर कहा कि इसका बुरा असर सभी पर हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि किसी देश पर निर्भरता मजबूरी नहीं बननी चाहिए, इसीलिए भारत आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। पहलगांव हमले को लेकर उन्होंने याद दिलाया कि इस हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों को मारा था और इसके बाद हुए युद्ध में भारत को दोस्तों और दुश्मन का फर्क पता चला। शताब्दी समारोह के मौके पर नागपुर में भव्य कार्यक्रम हुआ था। हम आपको इसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है, इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। संघ से जुड़ी ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों और राजनेताओं ने अलग अलग
नजरिए से देखा है और उनकी विवेचना की है। कई लोग संघ के धुर प्रशंसक हैं तो उतने ही संघ के धुर विरोधी भी हैं। हर कोई इतिहास की घटनाओं को अपने अपने नजरिए से या यूं कहें अपने अपने चश्मे से देखता है, लेकिन इस विवेचना में उन घटनाओं को जानना आज बहुत जरूरी है जो संघ की नींव, उसकी स्थापना का आधार बने। ये बात तो सब जानते हैं कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने साल 1925 में दशहरे के मौके पर नागपुर में संघ की स्थापना की थी, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि डॉक्टर हेडगेवार को संघ जैसा संगठन बनाने का विचार कैसे आया। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1889 आज के तेलंगाना में, और उनके पिता पुरोहित थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इस गरीबी में भी डॉक्टर हेडगेवार स्वाभिमान से भरे हुए थे और उनके मन में एक एक सवाल हमेशा रहता था कि हमारा भारत कब तक इन अंग्रेजों का गुलाम रहेगा। साल 1897 में जब ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के शासन के 60 साल पूरे हुए, तब अंग्रेजों के गुलाम भारत में इसका खूब जश्न मना और भारत के स्कूलों में इस कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। इनमें डॉक्टर हेडगेवार का स्कूल भी शामिल था, जहां इस मौके पर मिठाइयां बांटी गई थी। लेकिन केवल 8 साल की उम्र में डॉक्टर हेडगेवार ने इस मिठाई को लेने से इनकार कर दिया और यह पूछा कि आखिर अंग्रेज हमारे शासक कैसे बन गए। कई किताबों में यह भी बताया गया है कि जब हाई स्कूल में पढ़ते वक्त डॉक्टर हेडगेवार ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने वंदे मातरम का नारा लगाया और बाद में इस पर माफी मांगने से भी इनकार किया, तो डॉक्टर हेडगेवार को स्कूल से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया था। और ये वो घटनाएं थी जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार के मूल विचारों को आधार दिया, उन्हें मजबूत बनाया। आज ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है कि संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार एक पूर्व कांग्रेस नेता थे। उस जमाने में कांग्रेस में नेताओं के 2 धड़े हुआ करते थे, जिनमें एक धड़े के नेताओं को गरम दल का कहा जाता था और दूसरे धड़े के नेताओं को नरम दल का कहा जाता था। डॉक्टर हेडगेवार इनमें गरम दल के नेताओं को अपना आदर्श मानते थे और इसमें भी बाल गंगाधर तिलक से वो काफी प्रभावित थे। जब दादा भाई नारोजी बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस पार्टी में लेकर आए, तब डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस का हिस्सा बन गए। उन्होंने कांग्रेस के कई विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों में हिस्सा लिया। हालांकि कांग्रेस से डॉक्टर हेडगेवार का मोह भंग तब शुरू हुआ जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन में भारत के मुसलमानों का साथ दिया, ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया था। और यह उनका दावा था कि मोह भंग तब शुरू हुआ जब ऐसा लगा कि मूवमेंट एक धर्म को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। डॉक्टर हेडगेवार की दलील यह थी कि जब मुसलमान देश से पहले इस्लाम धर्म को चुन रहे हैं, खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, तब महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करके बड़ी भूल कर रहे हैं। यह डॉक्टर हेडगेवार का मानना था। डॉक्टर हेडगेवार ने इसके बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन गांधी जी के विचारों से उनका मतभेद बढ़ने लगा। उस दौर में कांग्रेस के अंदर दोहरी सदस्यता का प्रावधान होता था, जिसके तहत कोई भी नेता कांग्रेस का सदस्य रहते हुए किसी और संगठन का भी सदस्य हो सकता था। इस प्रावधान की वजह से पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे जैसे कई नेता कांग्रेस के साथ साथ हिंदू महासभा के भी सदस्य होते थे, यानी 2 संगठनों के नेता। ये सारे दरअसल वो नेता थे जो गांधी जी को लेकर लगातार ये कह रहे थे कि वो मुसलमानों के मुद्दे पर गलती कर रहे हैं, ये उनका आरोप था और इसकी वो चर्चा करते थे। डॉक्टर हेडगेवार का भी यही मानना था और वो इस वजह से विरोध करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब गांधी जी के साथ डॉक्टर हेडगेवार के मतभेद बढ़े, तभी साल 1923 में नागपुर के दंगे हुए और इन्हीं दंगों ने संघ की स्थापना के विचार को मजबूत किया। इन दंगों का कारण कुछ हद तक वैसा ही था जैसा आज भी कई सांप्रदायिक घटनाओं में देखा जाता है। उस वक्त हिंदू पक्ष के लोग एक धार्मिक जुलूस निकालना चाहते थे और क्योंकि इस जुलूस के रास्ते में एक मस्जिद थी, इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदू पक्ष को इनकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हिंदू एकजुट हुए और यहीं से डॉक्टर हेडगेवार को यह लगा कि अब तो हमें जैसे दूसरा पक्ष एकजुट है वैसे हिंदुओं को एकजुट करना होगा और कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही है, लेकिन जो हिंदू समुदाय है वो एकजुट नहीं है और वो कई खंडों, जातियों में बटा हुआ है। इसी विचार से प्रेरणा लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदुओं के हितों के लिए एक अलग रास्ता चुना और संघ की पहली शुरुआत उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे से की। कई पुस्तकों में यह भी बताया गया है कि संघ की शुरुआत के वक्त डॉक्टर हेडगेवार के भाषण को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग ही आए थे
सिर्फ 12 लोग। और इनमें से किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन 12 लोगों से शुरू हुआ यह संगठन पूरे भारत में फैल जाएगा। इसके अलावा साल 1923 में विनायक दामोदर सावरकर की एक किताब आई थी जिसका शीर्षक था एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, और कहते हैं कि वीर सावरकर की इस किताब ने भी डॉक्टर हेडगेवार को संघ बनाने के लिए प्रेरित किया। साल 1925 में दशहरे के मौके पर आरएसएस की बुनियाद रखी गई और इसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, अमरावती, जो पूरा यवतमाल जैसे क्षेत्र है, वहां पर संघ का प्रभाव बढ़ने लगा और कुछ सालों में ही यह मध्य भारत तक पहुंच गया। संघ की पहली शाखा 28 मई 1926 को लगाई गई थी, जिसके लिए डॉक्टर हेडगेवार ने 1 घंटे का समय सुनिश्चित किया था। उनका कहना था कि इस 1 घंटे में स्वयं की इच्छा, संघ का स्वयं सेवक बनने वाले हिंदुओं को शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इस दौरान बौद्धिक शिक्षा और हिंदू एकता के लिए विशेष अनुष्ठान भी किए जाएंगे। और आज देश भर में संघ की जो शाखाएं लगती हैं, उनमें इसी प्रक्रिया का पालन होता है। शुरुआत में देखिए, संघ की तरफ से किसी नेता का ध्यान नहीं गया। शुरुआत में अगर आप देखिए तो बहुत सारे नेता ऐसे थे जो संघ और संघ के अस्तित्व को नकार रहे थे, किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को हमेशा लगता था कि वो इसके जरिए हिंदुओं को एकजुट करेंगे, संगठित करेंगे और इसमें उनको सफलता मिलेगी। साल 1930 जब महाराष्ट्र के बाहर आरएसएस का विस्तार हुआ और इसके लिए डॉक्टर हेडगेवार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे, बीएचयू, वहां उनकी मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से हुई और उन्होंने ही पहली बार आरएसएस को बीएचयू में उसका दफ्तर खोलने की अनुमति दी। ये वही समय था जब डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात गोलवलकर से हुई, जिन्हें बीएचयू के छात्र गुरुजी कहकर बुलाते थे। साल 1940 में जब डॉक्टर हेडगेवार का निधन हुआ, तब गोलवलकर ने ही संघ का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला और ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने गोलवलकर को एक पर्ची दी थी जिस पर यह लिखा था कि अब से संघ का दायित्व उन्हीं के कंधों पर होगा। डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में जहां संघ को वैचारिक मजबूती मिली, वहीं गोलवलकर के नेतृत्व में संघ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लाहौर तक फैल गया। हालांकि संघ को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा विवाद यह था कि संघ ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जिस पर उसकी आज तक आलोचना होती है। इतिहासकारों का एक पक्ष यह कहता है कि संघ ने इस आंदोलन में हिस्सा न लेकर अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि संघ इन आरोपों को सिरे से नकारता है। संघ की यह दलील है कि उस दौर में वो राजनीतिक सत्ता से दूरी बनाए रखना चाहता था ताकि उसे सरकारी प्रतिबंधों और हस्तक्षेप से बचाया जा सके। और संघ का यह भी मानना था कि असली देशभक्ति सिर्फ गिरफ्तारी देने में नहीं, बल्कि असली देशभक्ति देश के लिए जीने में है। और इसीलिए संघ ने कांग्रेस और गांधी जी के आंदोलन में भाग ना लेकर संगठन के विकास, शाखाओं की स्थापना, प्रचारक प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया, जिस पर आज तक सवाल उठते रहे हैं। संघ की स्थापना से लेकर आज तक उस पर 3 बार राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लग चुका है, जिनमें पहला प्रतिबंध साल 1948 में लगा था, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और आरोप था कि इस हत्या की साजिश के पीछे संघ का हाथ है। हालांकि आरोप कभी साबित नहीं हुए और संघ पर लगे प्रतिबंधों को बाद में वापस ले लिया गया। दूसरी बार प्रतिबंध साल 1975 में लगा, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी। उस वक्त राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाले संघ ने जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन को अपना समर्थन दिया था और जयप्रकाश नारायण ने अपनी एक रैली में संघ का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर संघ फांसीवादी है तो मैं भी फांसीवादी हूं। और तीसरा प्रतिबंध साल 1992 में लगा, जब राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। संघ को लेकर एक और बड़ा विवाद यह रहा कि उसने साल 2002 से पहले तक अपने नागपुर मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नहीं फहराया, जिस पर संघ के विरोधियों और आलोचकों ने उसकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को लेकर कई सवाल खड़े किए। लेकिन यहां संघ की दलील क्या है? वो एक दलील देते हैं कि उसका विरोध तिरंगे को लेकर कभी था ही नहीं। संघ का कहना यह था कि कांग्रेस ने अपने झंडे में मामूली परिवर्तन करके उसे पूरे देश का झंडा बना दिया था, जिसका गोलवलकर ने विरोध किया था। और दूसरा, पहले निजी भवनों पर तिरंगा फहराने को लेकर नियम बहुत सख्त थे और ऐसा करने की इजाजत नहीं होती थी। इसीलिए संघ ने 2002 से पहले तक अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगे को कभी नहीं फहराया था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जब
इतनी राजनीति होती है, तब हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब दादर और नगर हवेली और गोवा में भारत के तिरंगे को नहीं फहराया जा सका था। उस समय इन दोनों जगहों पर पुर्तगालियों का शासन था, जिसके बाद इनकी आजादी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक मुक्ति आंदोलन चलाया। साल 1954 में इसी संघ के स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान देते हुए पहली बार दादर और नगर हवेली के सिलवासा में भारत का तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद गोवा की धरती पर भी तिरंगा फहराने में संघ ने बड़ी भूमिका निभाई और संघ के 32 वर्षीय स्वयंसेवक राजा भाऊ महाकाल इस आजादी के लिए शहीद भी हुए। और आज भी संघ यही पूछता है कि अगर वो तिरंगे के खिलाफ होता तो क्या दादरा और नगर हवेली और गोवा में तिरंगा फहराने के लिए उनके स्वयंसेवक अपना बलिदान देते? संघ को लेकर जो विरोध रहा है या संघ को लेकर जो विवाद रहे हैं, उनकी बात हमेशा होती है, लेकिन संघ ने आजाद भारत की यात्रा में एक योगदान दिया। उसके बारे में भी जो जानकारी है किताबों के जरिए, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 1947 में जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में होना था, तब भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुरु गोलवलकर को महाराजा हरि सिंह से बात करने के लिए भेजा था। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ और इस युद्ध में वामपंथी दलों का झुकाव चीन की तरफ था, इसका आरोप लगा, तब भी संघ ने सेना तक रसद पहुंचाने में मदद की। उस वक्त संघ के स्वयंसेवक रास्तों पर निगरानी में भी सेना की मदद करते थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में संघ के स्वयंसेवकों ने सबसे ज्यादा रक्तदान किया था और घायल सैनिकों की भी संघ के स्वयंसेवकों ने मदद की थी। इसके अलावा साल 1971 में जब ओडिशा में तूफान आया, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगे हुए, 84 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई, 1999 में करगिल का युद्ध, 2004 में सुनामी, 2013 में उत्तराखंड में बाढ़, हर बार संघ के स्वयंसेवक सहयोग के लिए तैयार रहे। उन्होंने राहत शिविरों में पीड़ित परिवारों की मदद में एक बड़ी भूमिका निभाई। आज देखिए, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जब संघ राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहता था, तो उसने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को बनाने में मदद क्यों की, और ये रिश्ता दोनों का कहलाता क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु से पहले जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित नेहरू की सरकार से इस्तीफा दिया, तब वो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर नागपुर गए थे और वहां उन्होंने गुरु गोलवलकर से मुलाकात की और उनसे जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कहा था कि वो एक राजनीतिक पार्टी बनाने में संघ की मदद चाहते हैं, लेकिन उस वक्त गुरु गोलवलकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मदद करने से इनकार कर दिया। उस वक्त गुरु गोलवलकर का कहना था कि वो संघ को किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ महीने बाद गोलवलकर ने अपने फैसले को बदला। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए संघ के 5 स्वयंसेवक दिए, जिनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख और बलराज मधोक का नाम प्रमुख था। इन स्वयंसेवकों के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसने साल 1951-52 के पहले लोकसभा चुनावों में भी हिस्सा लिया और इसे देश की सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत ली। इमरजेंसी के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा रही, लेकिन इसके बाद संघ के तत्कालीन प्रमुख बाला साहब देवरस ने जनसंघ को भंग किया और भंग करके भारतीय जनता पार्टी बनाने का विचार पेश किया और आज देश में पिछले 11 सालों से इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन संघ के एक स्वयंसेवक के तौर पर ही शुरू किया था। संघ के आलोचकों ने उसे हिंदुत्ववादी संगठन साबित करने की कोशिश की और यह भी धारणा बनाई गई कि संघ को चलाने वाले कट्टरवादी हैं, लेकिन आज जरा आप एक बार इस लिस्ट पर नजर डालिए। पिछले 100 सालों में संघ के 6 सर संघ चालक हुए हैं, जिनमें डॉक्टर केशव बलेराम हेडगेवार पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी। दूसरे सर संघ चालक गुरु गोलवलकर थे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में मास्टर्स की पढ़ाई की और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। तीसरे सर संघ चालक बाला साहब देवरस एक वकील थे और उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई की थी। चौथे सर संघ चालक राजेंद्र सिंह थे, जिन्होंने BSc की पढ़ाई की थी और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के हेड और प्रोफेसर थे। पांचवें सर संघ चालक KS सुदर्शन थे, जो इंजीनियर थे और उन्हें 13 भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों का ज्ञान था।
और संघ के छठे और मौजूदा सरसंघ चालक मोहन भागवत हैं, जिन्होंने वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की पढ़ाई की है और वो साल 2009 से आज तक संघ के प्रमुख हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत की उम्र 75 साल की है और मोहन भागवत प्रधानमंत्री से सिर्फ 7 दिन ही बड़े हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि 100 साल पहले जब संघ की स्थापना हुई तब इसका नाम तय नहीं हो पाया था। डॉक्टर हेडगेवार ने अप्रैल 1926 में पहली बार इस संगठन का नाम तय करने के लिए अपने घर पर एक बैठक बुलाई कि संगठन का नाम क्या हो, जिसमें कितने लोग शामिल हुए। 26, कुल 26 स्वयंसेवक इसमें शामिल हुए। इस बैठक में 4 नामों को चुना गया था, जिनमें एक था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा था जरी पटका मंडल, तीसरा था भारत उद्धारक मंडल और चौथा नाम था हिंदू स्वयंसेवक संघ। कुछ स्वयंसेवक चाहते थे कि संगठन को हिंदू स्वयंसेवक संघ या जरी पटका मंडल कहकर बुलाया जाए, और इसकी वजह यह थी कि नागपुर में जरी पटका मंडल नाम से एक जगह हुआ करती थी, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि संगठन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाएगा, जिसमें स्वयं की इच्छा से लोग शामिल होंगे और इस संगठन को स्वयं ही मजबूत बनाएंगे। और आज आप देखिए कि एक कमरे से शुरू हुआ संघ दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में एक बन गया है। अब जरा इन आंकड़ों पर भी नजर डालिए। आज देश में हर दिन संघ की 83,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं, 83,000। हर महीने 12,000 से ज्यादा मंडलियों का आयोजन होता है पूरे भारत में। संघ के 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। पिछले 1 साल में 2,22,000 लोग संघ में शामिल हुए, जिनमें 1,63,000 युवा जेन ज़ी थे, जिनकी 13 से 28 साल के बीच उम्र थी। आज संघ देश के अलग अलग क्षेत्रों में 89,000 से ज्यादा सेवाएं प्रदान कर रहा है। इनमें लगभग 41,000 सेवाएं अकेले शिक्षा क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही हैं। 17,000 सेवाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में दी जा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, संघ की 8,000 शाखाएं हैं, केरल में 5,000 हैं, महाराष्ट्र में 4,000 शाखाएं। आज दुनिया के 55 देशों में संघ का विस्तार हो चुका है, जहां उसकी 1,600 शाखाएं हैं। और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि एक कमरे से शुरू हुआ संघ अब कितना विशाल हो चुका है। आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती है। पूरी दुनिया में जिस तरह की विस्फोटक स्थितियां बनी हुई है, ऐसे में महात्मा गांधी के विचार में पहले से ही कहीं ज्यादा आज प्रासंगिक हो गए हैं। पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध, आतंकवाद, नफरत से घिरी है। दुनिया को आज महात्मा गांधी की अहिंसा और शांति की नीति से सीख लेनी चाहिए। इसी नीति पर चलकर ही पूरा विश्व शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। नेपाल, बांग्लादेश और अब मोरक्को जैसे देशों में अराजकता है, भ्रष्टाचार, फरेब की राजनीति ने युवा पीढ़ी को सुलगा दिया है। वो हिंसा पर उतारू हैं। अराजकता से जूझ रहे इन देशों को महात्मा गांधी के सत्य, ईमानदारी और नैतिक राजनीति का पाठ सीखना चाहिए, क्योंकि इसी पर चलकर कोई भी देश अराजकता से बच सकता है। अमेरिकी टैरिफ से विश्व भर में त्राहिमाम है। टैरिफ की वजह से कई देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। आज इन देशों को महात्मा गांधी के उस विचार से सीख लेनी चाहिए जिसमें उन्होंने सबसे पहले स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर होने की बात कही थी। इसी विचार पर चलकर देश अपनी पहचान बना सकता है और विश्व में मजबूती से खड़ा रह सकता है। इस्लामोफोबिया, हिंदूफोबिया और यहूदियों से नफरत जैसे विचारों ने विश्व के लोगों को धार्मिक भेदभाव करना सिखा दिया। इसी वजह से कई देशों के बीच युद्ध की स्थिति है। आज हमें महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता के पाठ को फिर से दोहराना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान, विचारों में सभी के प्रति सहिष्णुता ही सांप्रदायिक तनाव को कम कर सकती है। नेपाल में जिस तरह से युवाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की, आगजनी की थी, वैसी ही अराजकता मोरक्को में शुरू हो गई है। ये तस्वीरें पहले देखिए। उत्तर अफ्रीकी इस्लामिक देश मोरक्को है, उसमें सरकार के भ्रष्टाचार, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर जेनजी युवाओं ने बवाल खड़ा कर दिया है। 27 सितंबर से शुरू हुआ जेनजी आंदोलन पिछले 5 दिनों में मोरक्को के 15 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है और सरकार के लिए उससे निपटना मुश्किल होता जा रहा है। मोरक्को में होने वाले इस आंदोलन को जेनजी 212 कहा जा रहा है। 212 से यहां मतलब कंट्री कोड से है। जैसे भारत का कंट्री कोड 91 है, वैसे ही मोरक्को का 212 है। प्रदर्शन करने वाले युवा भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय भेदभाव, नौकरी, रोजगार, खराब सरकारी सुविधाओं के मुद्दे पर सरकार से नाराज है।
मोरक्को में हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ठीक वैसे ही तस्वीरें नेपाल से आई थी। अगर आपको याद हो, हम आपको मोरक्को में मचे कोहराम पर पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़कों पर उतरे युवाओं का गुस्सा इस बात पर है कि मोरक्को की सरकार 2030 में फीफा वर्ल्ड कप कराने के नाम पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वही सरकार देश के लोगों को अच्छी सुविधाएं, नौकरी नहीं दे पा रही। युवाओं का गुस्सा इस बात पर है कि सरकार उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रही। प्रदर्शनकारी युवा तो खुलकर नारे लगा रहे हैं, वी वॉन्ट हॉस्पिटल्स नॉट स्टेडियम्स, यानी उन्हें अच्छा अस्पताल चाहिए, स्टेडियम्स नहीं। मोरक्को के बेरोजगारी दर कितनी है? 12.8%, जबकि युवाओं में बेरोजगारी दर 35.8% है, 35.8%। अब आपको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आवाम की बगावत और आसिम मुनीर की फौज का सरेंडर दिखाएंगे। पीओके की जनता अब खुलकर आजादी की मांग पर उतर आई है और कई दिन से चल रहे प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं। मुजफ्फराबाद, धेरकोट, मीरपुर, रावलकोट में जोरदार प्रदर्शन और झड़पें हो रही हैं। अब यह विरोध प्रदर्शन सामान्य ना होकर आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। सरकारी दमन से परेशान पीओके की जनता शासन को चुनौती देते हुए कह रही है कि वो अब हुक्मरानों की मौत बनकर सड़कों पर आ चुकी है। इन आक्रामक प्रदर्शनों में भड़काऊ नारे लग रहे हैं, जनता का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं लोग और वो नाराए कश्मीर, जिवे जिवे कश्मीर, हुक्मरानों देख लो हम तुम्हारी मौत है, इनकलाब आएगा, कश्मीर हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे जैसे नारे इस वक्त लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि पीओके के लोगों का खून बगावत वाला खून है। सोचिए, ये बगावत अब पाकिस्तान पर कितनी भारी पड़ने वाली है। राइटिंग ऑन द वॉल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो साफ है। पीओके पाकिस्तान के चंगुल से बाहर निकलने को बेताब है। सब्सिडी कटौती, बुनियादी सुविधाओं की कमी, कुछ सियासी मांगों को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब आसिम मुनीर की फौज और शहबाज शरीफ की सरकार के लिए खुली चुनौती बन गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस सादे कपड़ों में प्रदर्शनकारियों पर गुप्त हमले करा रही है। नाराज प्रदर्शनकारी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करते हुए पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुल पर बड़े बड़े कंटेनर्स रखे गए, जिसे गुस्साई भीड़ ने नदी में ही फेंक दिया। अब आपको इन प्रदर्शनों के पीछे की कहानी आसान भाषा में समझाते हैं। पाकिस्तान के अत्याचारों की वजह से पीओके की आवाम में बगावत है। गुस्से की चिंगारी काफी समय से पनप रही है, लेकिन अब यह खुलकर सामने आ चुकी है। सीमित स्तर पर होने वाले प्रदर्शन 29 सितंबर को काफी ज्यादा भड़क गए, जब मुजफ्फराबाद हो और दूसरे जिलों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये देखिए ड्रोन की तस्वीरें। इस दिन मुजफ्फराबाद में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बाजार, ट्रांसपोर्ट सब ठप कर दिया। लोगों को काबू में करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने इंटरनेट बंद किया और लोगों पर सख्ती शुरू की। 30 सितंबर को प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया और उनकी परेड भी वहां पर कराई गई। आप समझ सकते हैं परिस्थितियां कैसे पाकिस्तान के हाथ से निकल रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने बंधक बनाए गए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल ढाल की तरह करना शुरू किया, जिससे पाकिस्तान के सुरक्षा बल सीधी कार्रवाई कर ही ना पाए। प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने 1000 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए। अब इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए घबराई हुई पाकिस्तान की सेना दमन के साथ धमकी, झूठ, सबका सहारा लेकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी भरे अंदाज में कहा कि प्रदर्शन तुम्हारा हक है, लेकिन सरकार गिराने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचिए, कीमत चुकाने का अर्थ क्या हो सकता है। इसके अलावा टैक्स की मार झेल रही जनता को बेवकूफ बनाते हुए सेना के प्रवक्ता ने कहा कि टैक्स नहीं लिए तो सैलरी, स्कूल, हॉस्पिटल कैसे चलेंगे। इतना ही नहीं, लोगों को भटकाने के लिए फिर से कश्मीर का राग अलापा। कहा कि आर्मी में कश्मीरी जवान है और कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता ने सरेआम झूठ बोलते हुए कहा कि पीओके के हालात भारत के जम्मू कश्मीर से बेहतर है। उसने साक्षरता दर, हॉस्पिटल, कॉलेज की स्थिति पीओके में बेहतर बताई, जबकि ये सब झूठ है। आपको बता दें कि अहमद शरीफ चौधरी वही व्यक्ति है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोलने, प्रोपेगेंडा फैलाने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और अब ये पीओके में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर झूठ फैलाने में लगा है। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए।
नमस्कार।